हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग CUET के द्वारा जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आपके लिए निकाला गया है उस सारी गाइडलाइंस को हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें मैं आप लोग को इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है आपको CUET के पेपर के दौरान, क्या नहीं करना है, सिलेबस क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, किस स्लॉट में पेपर है नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दी जाएंगी। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि क्या क्या गाइडलाइंस CUET ने आपके लिए निकाल रखा है। सो कुछ पेजेस में इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको नहीं शेयर करूंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वही मैं बताऊंगा। बाकी अगर आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मैं इस PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका ऑनलाइन सबमिशन है, पेपर का ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 12 मार्च तक ये आप ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद जो 12 मार्च तक आपका लास्ट टाइम होगा वो क्या होगा, 9 बजे तक रात का। कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन तो कर दिए होते हैं बट रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं किए होते हैं, तो उनके लिए जो टाइमिंग है वो क्या है, 12 मार्च रात के 11:50 तक। आप 11:50 तक आप पे कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपने कोई गलतियां कर रखी हैं तो 15 मार्च से 18 मार्च तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। 18 मार्च रात के 11:50 तक आप क्या कर सकते हो, अपने करेक्शन फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो जहां पे आपने गलतियां कर रखी हैं। उसके बाद जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है उसका जो अनाउंसमेंट है वो 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो टाइम है वो सेकेंड वीक ऑफ मई है। सेकेंड वीक ऑफ मई तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो है 21 मई से 31 मई तक। ओके। सो यहाँ पे बच्चों है कि आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। लेकिन आपको इसके 3 फेजेस हैं कि आप अगर 3 सब्जेक्ट तक लेते हो तो कितना पे करना होगा फी, 7 सब्जेक्ट लेते हो तो कितना फी पे करना होगा, 10 सब्जेक्ट लेते हो। अब 10 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट लिए हो तो उससे स्पेशलाइज्ड जो जो सी ब्रांचेस होंगी आपको वही उस यूनिवर्सिटीज में प्रीफर की जाएंगी। अगर आपने 7 सब्जेक्ट लिया है तो आपके 7 सब्जेक्ट के साथ आपके ब्रांचेस के, या फिर आप बाद में चल के जैसे आपने 7 सब्जेक्ट लिया तो 7 सब्जेक्ट पे जितनी भी ब्रांचेस होंगे उस यूनिवर्सिटीज में आप उसके लिए एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। किसी ने 10 सब्जेक्ट लिया तो वो ज्यादा ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए, मतलब ब्रांच कोई भी ऑप्ट करने के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो जो बच्चा 3 सब्जेक्ट तक लिया है जनरल का है तो उसको 750 रुपए पे करने हैं। ओबीसी या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का है तो 700 रुपए पे करने हैं। SC SC PWD या थर्ड जेंडर का है तो 650। लेकिन जो लोग NRI हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उनके लिए 3750 रुपए हैं। अगर आप 7 सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो 7 सब्जेक्ट में बच्चों 7 सब्जेक्ट के लिए जनरल के लिए 1500 का फी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1400 का है, SC ST PWD या थर्ड जेंडर है उसके 1300 का है, और जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 7500 का फी है। उसके बाद जो बच्चे 10 सब्जेक्ट तक लेना चाहेंगे, मैक्सिमम आप 10 तक ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, उनके लिए 1750 है जनरल वालों के लिए, 1650 है आपके ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 1550 है, एंड देन आउटसाइड इंडिया 11,000 रुपए है। सो यहां तक तो हो गया कि आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हो एंड उसके फी चार्जेस कितने कितने होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोड ऑफ पेपर है, मोड ऑफ पेपर कैसा है आपका, CBT है। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको सेंटर तो जाना है लेकिन पेपर आपको देना है, ऑनलाइन मोड में देना है। टेस्ट पैटर्न कैसा होगा, तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। मीडियम कैसा होगा, तो 13 मीडियम में इसके 13 लैंग्वेजेस में इसके पेपर लिए जाएंगे। अब 13 लैंग्वेजेस करने का यहाँ मतलब क्या है कि ये जो पेपर है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है एंड अलग अलग, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं, किसी स्टेट के लिए पर्टिकुलर है, तो वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस ही चलते हैं, तो इसलिए इस पेपर को 13 लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया। मतलब पेपर जो बनेगा वो 13 लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेज में पेपर आपको मिलेगा। कौन कौन से उसमें लैंग्वेज है, तो असामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू,
ये 13 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसमें इस पेपर का मोड होगा, मीडियम होगा। देन आपका जो सिलेबस होगा ये तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें दो सेक्शन 1A, सेक्शन 2B, 1B सॉरी, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो जो सेक्शन 1 है वो लैंग्वेज बेस्ड है, सेक्शन 2 जो आपका सेक्शन 1B है वो भी लैंग्वेज बेस्ड है। जो आपका सेक्शन 2 है वो डोमेन सब्जेक्ट में आएगा, जैसे कि आपने 12th में क्या ले रखा था उसके बेसिस पे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। और जो आपका थर्ड है जनरल टेस्ट है, उसमें क्या क्या होगा, तो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, ये जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली मैं बता दूं क्लास 8 तक का पेपर होगा, क्लास 8 तक का मैथ्स से क्वेश्चन बनाया गया होगा। तो इसमें आपको चेक किया जाएगा कि आपका जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एबिलिटी हो कितना अच्छा, कितना फास्ट है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, रीजनिंग दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल। तो क्वांटिटेटिव में आपका जो क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल टाइप का हो जाता है, और लॉजिकल में आपका जो वर्बल रीजनिंग जो आते हैं आपके वो हो जाएंगे या नॉन वर्बल हो जाएंगे। सो बच्चों जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप cuet.samarth.ac.in पे जाकर के फिल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका जनरल टेस्ट पेपर होगा ना, उसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ विच आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और जहां पे आपके 40 क्वेश्चन होंगे वहां 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जहां पे 50 क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको 45 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम तो आप 50 अटेम्प्ट करो, 40 में 40 करो, लेकिन मिनिमम का क्राइटेरिया, इससे कम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है आप एलिजिबल नहीं होंगे, पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, टेस्ट के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप अपने साथ क्या क्या कैरी कर सकते हो, क्या कैरी नहीं कर सकते हो। तो आपके साथ पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ होना चाहिए। जो एनटीए वेबसाइट से आप लोग जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग निकालोगे उस पर आपका डली साइन एक A4 साइड में आप उसको करा करके अपने साथ रखोगे। उसके बाद आपके पास सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट मतलब आप इस तरीके का पेन का यूज नहीं कर सकते हो जो पेन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ अपने साथ लेकर के आप जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको पेस्ट करना होता है अटेंडेंस शीट पे। उसके बाद आप लोग एक ऑथराइज्ड आईडी लेकर के जाओगे, ऑथराइज्ड फोटो आईडी, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी आप करके अपने साथ जाइएगा। उसके बाद जो PWBD के जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अपने साथ एक मेडिकल ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से रिलैक्सेशन कैटेगरी का एक अंडरटेकिंग आता है वो लेकर के जाएंगे। आप अपने साथ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml तक का यूज लेकर के जा सकते हो। आप लोग अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यूज कर लेकर के जा सकते हो। और जो बच्चे डायबिटीज के पेशेंट होंगे वो अपने साथ शुगर टैबलेट या फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल और ऑरेंज लेकर के जा सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट वालों की बात हो रही है पे है कि कौन कौन से सेंटर पे, मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज कौन कौन से सेंटर पे दिया जाएगा। सो वो आप एक बार इस गाइडलाइन का जो पीडीएफ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे आप यहां से देख सकते हो। जो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 1A में जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल करोगे तो वहां पे 13 लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा। वो भी मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन से आप ऑप्ट कर सकते हो जो आपके लिए इजी होगा। देन 20 लैंग्वेजेस हैं आपके सेक्शन 1B में, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा। इसमें आपके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इन ईच लैंग्वेज। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेक्शन सेकंड है डोमेन स्पेसिफिक होगा। डोमेन स्पेसिफिक में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आप 3 4 5 जितने भी, लेकिन 10 तक। आपके लैंग्वेज तो 2 हो ही गए, यहां से आप एक तो आपका जनरल टेस्ट हो ही गया, यहां से आप 5 6 आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन 40 है तो उसमें 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और अगर क्वेश्चन 50 है तो उसमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट जो है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने हैं। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट तक जा सकते हो, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 सब्जेक्ट तक अगर आप जाते हो तो आपके लिए उस कॉलेज में जितने भी ब्रांचेस होंगे उस 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। पैटर्न आपका MCQ है। सो बच्चों यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 21
से 31 मई तक। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, 3 स्लॉट में पेपर होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, वो आपके एडमिट कार्ड पे ही होगा। बच्चों ये रहा आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो इस तरीके से होगा। तो आप एक बार फॉर्म को देख लो, बाकी फॉर्म जब आप फिल करोगे तो ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आपको वहां पे भी फॉर्म मिलेगा, इतनी सारी चीजें आपको वहां भी भरनी है। सो लिंक के थ्रू आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी पहले कर सकते हो, भरने से पहले आप एक बार देख लोगे तो अच्छा रहेगा कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है। उसके लिए आप पहले से ही जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसकी आप फोटोकॉपी या लैपटॉप में आप लोग पीडीएफ बना करके रख लेना, ताकि जब आप फॉर्म फिल करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है। क्या है कि कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 घंटे प्रायर क्या बोला गया है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आ जाना है। उसके बाद बोला गया है कि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल खुले आपको सीट पे जाके बैठ जाना है। अगर आप डिले करते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो जो आपका एग्जामिनर है, जो इन्विजिलेटर है, वो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश लेट हो जाते हो, जैम में फंस जाते हो, या फिर बस छूट जाती है, या फिर ट्रैफिक जाम में हो, किसी भी तरीके का ट्रेन लेट हो गई, तो वो इंफॉर्मेशन अगर आप भूल जाते हो तो एनटीए विल नॉट बी लायबल फॉर दैट, वो अपने पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे। बाकी बच्चों यहां पे है मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मार्किंग स्कीम कैसा होगा, तो जो आपको पता है कि जब ऑनलाइन मोड में हम लोग पेपर देते हैं तो हमारे पास 5 तरीके से ऑप्शन होते हैं। पहला तो कि आपने मार्क कर दिया कि ये करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा आपने छोड़ दिया, तीसरा आपने रिव्यू के लिए रख दिया, और अनआंसर्ड वाला एक टाइप हो गया आपके पास। तो उसमें आपकी जैसे आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया तो वो ग्रीन हो जाता है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपने सही आंसर करेक्ट नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलती से आंसर गलत कर दिया ऑप्ट किया तो -1 होंगे। अगर आपने अनआंसर्ड मतलब आपने आंसर नहीं किया या फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है कि बाद में मैं इसको चेक करके अगर आंसर सही है तो उसको करेक्ट ऑप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा ऑप्शन सही पाया है ना, तो आपको 5 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। कब? जब आप कोई एक ऑप्शन सही मार्क कर दोगे। अगर 2 ऑप्शन सही है, गलती से उसमें 2 ऑप्शन सही मिल गया और आपने एक ऑप्शन मान लो आपको लग रहा है कि ये वाला सही है, तो अगर आपने सही किया तो 5 नंबर मिलेंगे, नहीं आपने गलत मार्क किया तो आपके मार्क्स वहां डिडक्ट हो जाएंगे। अगर सारे ऑप्शन सही हैं और आपने एक भी ऑप्शन सही टिक कर दिया है, कितने बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, किसी एक को आप टिक करके आओ, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो एनेक्सर है 1A, ये है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, जैसे जिनको, क्योंकि देख लो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर इस 5 एकड़ से ज्यादा लैंड है तो भी आप इसमें नहीं आ सकते हो। रेसिडेंशियल जो फ्लैट है आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है तो भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं हो। और जो रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है तो भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए क्या हो, एलिजिबल नहीं हो। तो आपके पास ये सारी चीजें इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज फैमिली बिलो 8 लाख, 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए आपका ग्रॉस इनकम, तब आप ईडब्ल्यूएस में आओगे। उसके बाद जो एनेक्सर सेकेंड ए है, ये है ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए। तो जो ओबीसी का मतलब होता है, ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए है ये एनेक्सर सेकेंड ए जो है वो आपको फिल करना है। फिर आपका एनेक्सर जो है थर्ड, एनेक्सर थर्ड जो है ये एससी एसटी वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए है कि आप अपने यहाँ पे पूरा इस एनेक्सर को भर करके आप लोग इसको अपलोड कर दें। एंड देन ये जो एनेक्सर फोर्थ है ये है डिसेबल्ड पीपल के लिए, जैसे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो आप डिसेबल्ड हो किसी भी चीज से, 40% डिसेबिलिटीज होनी चाहिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को भी फिल करके डाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां बताने वाला हूं कि लैंग्वेज 1A और लैंग्वेज सेकेंड 1B में
आपको क्या क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे वो इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। बाकी अगर आप रीजनल किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो सेक्शन 1B है जो 20 लैंग्वेज कंटेन करेगा, उसमें आप लोग, कुछ बच्चे तो संस्कृत ले सकते हैं क्योंकि संस्कृत हम लोग क्लास 10 में पढ़ के आते हैं। बाकी अगर कुछ बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चों को जर्मन या फ्रेंच आती है तो वो जर्मन या फ्रेंच ले सकते हैं। बाकी कश्मीरी भी है, इटालियन है, जापानीज है। तो डोमेन में जैसे कुछ बच्चे पीसीबी पीसीएम से होते हैं, कोई कॉमर्स लिया है, तो आप तो अपना जो कोर है, डोमेन है, वो तो आप ले लो। उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग ईवीएस ले सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। कुछ बच्चे 11th-12th में कंप्यूटर लेते हैं, वो ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप भी आप ले सकते हो। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जिसके बारे में आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो आप लोग उसमें आंसर्स कैसे लगाने हैं वो आप आंसर्स लगा पाओगे। या फिर आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड भी ले सकते हो, आप लोग फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो। तो ये एनसीसी, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो पढ़ाई होती है, या योगा, ये इन सब सारी चीजों पे ये एक आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। नाउ सेक्शन 3 सबके लिए कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही करना है। एंड देन अब यहाँ पे बच्चों आपको इम्पॉर्टेंट हेल्प डेस्क नंबर दे दिया गया है कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको किसको कांटेक्ट करना है। सो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सको। अगर आपको गाइडलाइंस नहीं भी पढ़नी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर से पहले भी, पेपर के बाद भी, जब रिजल्ट आएगा तब पर भी, कि कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। तो ये सारे कांटेक्ट डिटेल्स आप लोग अपने फोन में फीड कर लो। सो बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। तो बच्चों आप लोग को और भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं ये जो एप्लीकेशन गाइड बुक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो बच्चों अगर आपको सीयूईटी के बारे में नोटिफिकेशन और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, आपको कैसे पेपर आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों में सीयूईटी का कुछ मॉड्यूल बना करके डालने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पे। सो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अध्ययनिक।